क्या चुनाव से पहले हाईलाइट और लाइमलाइट में रहने वाले पीके यानी प्रशांत किशोर का तूफान ठंडा पड़ गया है? यही आज बिहार के सियासी गलियारे की सबसे बड़ी कहानी बनकर उभरने लगी है। 3 साल की पदयात्रा, हर गांव और मोड़ पर जमीनी काम और कभी जोश से भरे बयान देता हुआ वो चेहरा आज अचानक अस्थिरता और सवालों के बीच फंसा नजर आता है। जो रणनीतिकार पीछे बैठकर दूसरों को जिताता था, उसने खुद का एक ब्रांड भी बनाया था, नाम जनसुराज, और कहा गया कि वो बिहार की राजनीति का पैरामीटर बदल देगा। पर चुनावी मैदान में चमक बनाए रखना और वहाँ पर टिक कर परिणाम दिलाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और फिलहाल जनसुराज की चमक थोड़ी धुंधली हुई दिखती है। नमस्कार, छा गए नेताजी में आज बात प्रशांत किशोर की। तो सबसे पहले वो घटनाक्रम जो बिहार की सियासत में आज तूफान मचा चुकी है। जनसुराज के 3 उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेना, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। डेनापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज जैसे सीटों पर उम्मीदवारों को वापस लेना राजनीतिक रूप से एक संदेश है। ये बताता है कि मैदान में बाधाएं हैं, पीके पर दबाव है और संगठन अभी जमीनी अखंडता में कमज़ोर दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने खुलकर आरोप तो ये लगा दिया कि ये बीजेपी का दबाव है, हाईजैक करने की कोशिश है, ब्लैकमेलिंग की कोशिश है। लेकिन क्या सच क्या है? उन्होंने सीधे केंद्रीय नेताओं का नाम लेते हुए ये भी कहा कि उनके कुछ उम्मीदवारों को बंधक बनाकर रखा गया, और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें भी दिखा दी। देखिए, ये है भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मुख्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जदयू के जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि हम जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है, उसी का नतीजा है। अब ये आरोप बीजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनौती है या नहीं, ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि इस बात के राजनीतिक मायने क्या हैं। अब पीके का मॉडल पारंपरिक पार्टी रचना की जगह चेहरा ब्रांडिंग और पेड वर्कर नेटवर्क पर ज़्यादा निर्भर था। रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि जनसुराज के पास संसाधन है, पर जमीनी तौर पर देखें तो ये कार्यकर्ता स्थापित नहीं हो पाए। समय कम था, या कहें कि वो पेड नहीं थे या नाम मात्र के रूप में सक्रिय थे। और जब चुनाव की स्पीड बढ़ी तब जमीन का असली परीक्षण हुआ। बूथ प्रबंधन, वोटरों के साथ लगातार जुड़ाव, स्थानीय समीकरणों को समझना। क्या पीके यहाँ पीछे रह गए? और यहीं पर नए दलों को सबसे अधिक लागत वाली कीमत चुकानी पड़ती है। मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, मीम्स और स्टोरीज शॉर्ट टर्म के लिए असरदार होते हैं, पर क्या ये लॉन्ग टर्म में असरदार होते हैं? ये तो नहीं लगता। जो रणनीति पीके ने पिछली बार सफलतापूर्वक लागू की थी, 2014 में मोदी लहर बनकर जीत दिलाना या 2015 में महागठबंधन को सशक्त बनाना, वो एक परामर्शदाता यानी कि कंसल्टेंट की थी। पर खुद चुनाव लड़ने और उम्मीदवारों के प्रति स्थानीय दबाव झेलने के मामले में गुजरे हुए अनुभव और कार्यकर्ता का आधार आवश्यक होता है।
राजनीतिक विरोधी अब पीके को न केवल आक्रामक भाषा से निशाना बना रहे हैं, बल्कि स्थानीय गठजोड़ों और वोट मैकिंग के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि 3 उम्मीदवारों के हटने का केवल ये व्यक्तिगत घटना नहीं है। इसे ओवरऑल देखें तो ये पीके की असफलता दिखाता है और ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक चुनौती को या वो दबाव नहीं झेल पा रहे। पीके ने शुरुआत में उन वोटरों और तबकों को टारगेट किया जो ना तो महागठबंधन से स्पष्ट रूप से जुड़ना चाहते थे और ना ही एनडीए से, पर चुनावी गणित में वोटों का कटना और हिडन अलायंस का खतरा बना रहता है। अब उसने कुछ सीटों पर स्पष्ट संदेश दिया। मुस्लिम बहुल सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ ना उतारने की बात उन्होंने की, जो कुछ वोटरों को अट्रैक्ट तो कर सकता है, पर एक सीमित रणनीति है। पीके की ताकत सोशल मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल तक ही क्या सीमित रह गई है? वो संदेशों को वायरल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वोटरों के दिलों में जगह बना पा रहा है? वो मीडिया में रहते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, ब्रांड बनाते हैं, पर क्या जनता तक उनकी बात पहुंच रही है? क्या जनता के तनाव, लोकल मुद्दे और ज़मीन पर उठने वाली समस्याएं वो पहुंचा पा रहे हैं, जिसका समाधान पोस्ट और वीडियो से नहीं हो सकता? जब उम्मीदवार नामांकन छोड़ता है या दबाव के आरोप लगते हैं तो ये आरोप ही नहीं रह जाता, ये चुनाव की नैतिकता और ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। प्रशांत किशोर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये घटनाएं लोकतंत्र की हत्या जैसी है और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। ये आरोप वाजिब है या नहीं, इसका निर्णय कानूनी और फील्ड इंटेलिजेंस से तय होगा, पर राजनीतिक तौर पर यह जनसुराज के इमेज के लिए बड़ा झटका है। और एक प्रश्न ये भी आता है, क्या ये सिर्फ फिलहाल की कमजोरी है या जनसुराज की विफलता की शुरुआत? यहाँ पर कुछ बातें समझनी जरूरी है जो फ्यूचर में निर्णायक हो सकती हैं। क्या पार्टी स्थानीय नेतृत्व और कार्यकर्ता बेस को मजबूत कर पाएगी? क्या प्रत्येक विधानसभा सीट पर भरोसेमंद स्थानीय चेहरा खड़ा कर पाएगी? क्या पीके और उनकी टीम संवेदनशील सीट पर पॉलिटिकल मैपिंग में सुधार कर पाएगी? क्या दिक्कतें आई और पीके उसे समाधान कर पा रहे हैं? ये कहना जरूरी है कि आज जो हार दिखता है, कल वो कहानी बदल सकती है। प्रशांत किशोर एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं। उनके पास संसाधन, मीडिया प्रोफाइल और एक कहानी है जिसे वो बेच भी सकते हैं, पर चुनावी जीत के लिए कहानी के साथ साथ जमीन, गठजोड़ और स्थानीय नेतृत्व पर भी पकड़ होनी चाहिए, जिसे हम ग्रासरूट लेवल पर काम बोलते हैं। फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि पीके का तूफान हाईलाइट से हेडलाइन तक पहुंचा और वहां से स्थायी जीत तक पहुंचते पहुंचते उसे ठोकरों और चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। 3 उम्मीदवारों का हटना, दबाव के आरोप और स्थानीय संगठन की कमजोरी ये संकेत है कि जनसुराज को अब व्यवहारिक पॉलिटिकल जमीनी काम और पारदर्शी मजबूत संरचना पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वरना ये ब्रांड आधारित संभावना चुनावी अस्मिता में खो सकती है और ये पीके के लिए एक बड़ा खतरा है।